हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग अपने अकाउंट्स की थर्ड बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का आता है, साथ में 20 मार्क्स का इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। तो बहुत अच्छे से थर्ड बुक समझना। 5 चैप्टर टोटल इसके अंदर है। मैं आपको अच्छे से 5 के 5 चैप्टर नेक्स्ट 15 टू 20 डेज के अंदर आराम से पार्ट वाइज करा दूंगा। आज मैं जो सबसे पहले चैप्टर की बात करूंगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स पूरी की पूरी पढ़ ली है, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ लिया है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है, उसके अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स इस चैप्टर से आपको बनेगा ही क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से समझना। मैं इसको 2 पार्ट के अंदर खत्म करूंगा। कल की पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको मिस मत करना, जहां पे मैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बात करूंगा, क्लास में ही लर्न करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं। सिंपल सी बात मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी समझाया था। कोई भी कंपनी है उसको चलाने के लिए चाहिए पैसा, और ये पैसा लेते हैं बहुत सारे लोगों से, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक। जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी तो पब्लिक को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन तो बताएगी ना। आप उधार उसी को देते हो ना जिसके बारे में जानते हो कि हम ये कहाँ कमाता है, कितना कमाता है, ये मेरे को लौटा भी पाएगा नहीं लौटा पाएगा, मंथली खर्चे क्या है, कमाई क्या है। सो कंपनी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को देकर पब्लिक से पैसा लेती है, और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड कौन करता है, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को देगी तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल, मतलब उसी उन सारी चीजों को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सारे खाते, कमाई कितना है, खर्चा कितना है, आपके पास एसेट्स क्या क्या है, आपके पास लायबिलिटी क्या क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कौन कौन है। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपनी की सारी एसेट्स और कंपनी की सारी लायबिलिटीज दिखती हैं। इनकम स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो। कंपनी अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी स्टेटमेंट बनाती है। अकाउंट और स्टेटमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। अकाउंट टी फॉर्मेट में बनता है, डेबिट क्रेडिट लिख के स्टेटमेंट एक ही लाइन में बन जाता है। मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। एक्चुअली आपने जो पार्टनरशिप पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अपने अकाउंट्स अलग बनाती है, पार्टनरशिप अलग बनाती है, और कंपनी अलग बनाती है। तो हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस बुक का नाम ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी एंड इट्स एनालिसिस। तो हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते कौन कौन से हैं। बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट जिससे प्रॉफिट लॉस पता चलता है हमको, अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, मतलब कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहां कहां पे गया, कहां कहां से आया, वो सारा का सारा। और अगला है नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, वो सारे के सारे नोट्स होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी रहती है बैलेंस शीट के। लाइक लिख जाएगा फिक्स असेट जो है 50 लाख का है, लेकिन फिक्स असेट्स के अंदर और इलाबोरेट करके कौन कौन से फिक्स असेट्स ने कब कब खरीदी गई थी, किस फिक्स असेट पे कितना % का डेप्रिसिएशन है, सब एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन होता है, वो सारा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखा रहता है। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, दीज 4 आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में बताता है। राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी की, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, कितनी कंपनी प्रॉफिट कमाती है हर साल, ये सारी चीजें। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी यार कितना पैसा कमा सकती है। डिस्क्लोज किया था फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे हो, नंबर 3 पे हो। टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, भरोसेमंद और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है अलग अलग पार्टीज को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। मान लो कोई भी कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गए, डेटर्स हो गए, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उन सबको क्या करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे नहीं तो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी,
प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का पूरा ट्रू और फेयर व्यू क्या एक्चुअली बिजनेस क्या है। मैनेजमेंट को बहुत सारे मैनेजरल डिसीजंस लेने होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मदद करता है मैनेजरल डिसीजन लेने के लिए। फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, तो एक तरीके से फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ली जाती है। कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या, अकाउंटिंग करते हुए क्या पॉलिसी बनाई है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सब लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सके, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ये काम किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको दे देता है। और ये ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फर्म को भी बताता है कि भैया कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, भैया कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्या एफिशिएंसी है कंपनी की, वो सब कौन बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताता है। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो 4 हैं जैसे मैंने बताया, और उनको बनाने के ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे चलेंगे, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बहुत बाद में पढ़ना है, इस पूरी बुक का आखिरी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो पेपर में 12 नंबर का आता है। आपको जानकर बड़ी शॉकिंग लगेगा कि नहीं 8 मार्क्स का आता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है, बाकी 4 चैप्टर जो है मिलाकर 12 नंबर के, अकेला चैप्टर 8 नंबर का है। टोटल 5 चैप्टर इस बुक के अंदर, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं पूरे 20 नंबर कवर कराऊंगा, मैं 12-8 करके नहीं चल रहा हूं। और नोट्स टू अकाउंट्स तो आप लोगों ने जब आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था तब आपने डिबेंचर्स के अंदर ही पढ़ा था। तो बैलेंस शीट की कोई चीज को जब डिटेल में दिखाना होता है ना, उसको क्या बनाते हैं हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स। तो अभी देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, अच्छे से समझो क्या क्या एक एक चीज, और फिर हम लोग हेडिंग सब हेडिंग पे चलेंगे, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जहां से ज्यादा चांसेस सवाल आने के। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज फॉलो। कंपनीज एक्ट 2013 एक्चुअली ना पहले कंपनी की बैलेंस शीट भी ऐसे बनती थी, ये लायबिलिटी ये एसेट। आज ये पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनती है, पहले कंपनी की भी ऐसी बनती थी टी फॉर्मेट में, इधर आगे सारी लायबिलिटीज, इधर आ गया सारा एसेट। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 का रूल था वो, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल गया। पहले मैं भी बच्चों को इसी फॉर्मेट से कराता था, लेकिन जब 2013 में कंपनीज एक्ट बदल गया तो कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में बताया गया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा बनेगा। मैं तुमको दिखा देता हूं, तुमने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ ही रखा है नो डाउट, बट फिर भी बता देता हूं। यहां पे पहली साइड होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर आता है टोटल, फिर उसी के नीचे आ जाते हैं आपके एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, देन आपका टोटल, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा बैलेंस शीट, और इस तरीके से कंप्लीट बैलेंस शीट जो है वो आपकी बनती है। इक्विटी, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक्चुअली क्या है, पार्टनरशिप में खाली लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं तो खाली लायबिलिटी नहीं होती, इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है। इक्विटी का मतलब इनसाइडर लायबिलिटी और खाली लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, कंपनी के मालिक की लायबिलिटी, ये बाहर वालों की लायबिलिटी। फिर आते हैं एसेट्स, तो एक ही फॉर्मेट में बनता है, वर्टिकल। ध्यान रखना ये कैसा फॉर्मेट है, वर्टिकल। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो आज बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं। एक तरफ पूरा का पूरा कोई डेबिट, मतलब दो साइड में ऐसे लाइन बाय लाइन चलती है, तो ये है बैलेंस शीट। तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्लीज ये फॉर्मेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट हो सकती है, कंपनी ऐसा बैलेंस शीट बनाती है। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ आता है नोट्स टू अकाउंट्स, ये है CY यानी करंट ईयर का फिगर, और बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का फिगर भी अटैच रहता है ताकि आप कंपेयर कर सको कि पहले से बढ़ा है पहले से घटा है। क्योंकि देखो यार, पब्लिक का पैसा कंपनी यूज करती है तो पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन देगी, पिछले साल इतना था इस साल इतना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा यार ग्रो कर रही है कंपनी या डाउन जा रही है। तो देखो ये रही पहली साइड लाइबिलिटी साइड, फिर धीरे धीरे दूसरी साइड एसेट साइड। तो इस तरीके से कंपनी की पूरी बैलेंस शीट बनती है। आप कोशिश करना ज्यादातर चीजें आप याद रख सको। अब ध्यान से सुनो, पहली साइड का नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो बैलेंस शीट की सबसे पहली साइड है उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर जो मेन हेड है, ध्यान रखना आपको ना ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेन हेड है कौन से सब हेड है। मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड मेन हेड है करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा मेन हेड है करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड
चार मेजर हेड होते हैं, इसको मेजर हेड बोलो या मेन हेड बोलो। कौन कौन से? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो शेयर होल्डर्स फंड है इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पहली है शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व के अंदर कंपनी के रिजर्व आते हैं, चाहे कोई भी रिजर्व हो, लाइक जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके अलावा आपका बहुत सारे रिजर्व है, लाइक रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, सब्सिडी रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, जिस नाम के आगे रिजर्व लग जाए वो यहां पे आता है। और इन सबको हम लोग बोलते हैं क्या? सब हेड। तो ऊपर वाला हो गया मेन हेड, मेन को आप मेजर हेड ही बोल सकते हो, और सब हेड। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 6 आइटम दे देगा, बोलेगा बताओ इसका मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है। जैसे एक दे देगा कंटिंजेंसी रिजर्व, उसका मेजर हेड क्या है, मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या है, वो इसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं इसके अंदर अंदर दिखाई करने लगूं ना, वो बहुत लंबी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आपको मैं लास्ट में एक एक करके सारे बता दूंगा, इसका ये मेन हेड है, ये सब हेड है, और उसी के अंदर से पेपर में आएगा, उससे बाहर ना आज तक गया ना जाएगा। सो डोंट वरी, राइट। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, सरप्लस का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। प्लस में लिखा है नेट प्रॉफिट, माइनस में लिखा है तो नेट लॉस। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एक्चुअली शेयर वारंट कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं शेयर वारंट्स। ठीक है, ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मिल गया उसका, और ये बोलते हैं इस डेट में ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर इस डेट को आपको शेयर्स मिल जाएंगे इतने, पहले से ही सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन, सॉरी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये तीन चीजें आती है किसके अंदर? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। शुरू के दो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मान लो आपने एप्लीकेशन का पैसा जनता से ले लिया 31 मार्च से पहले, अलॉटमेंट जो है वो अगले साल करोगे, मई जून में या अप्रैल में, तो इस साल के एंड तक आपने जनता से जो भी पैसा लिया है वो किसके नाम से आएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये की चीज है। तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन आता है, डिबेंचर्स आता है, बॉन्ड आता है, पब्लिक डिपॉजिट्स आता है, जो आपने लंबे समय के लिए उधार लिया। मैं आगे सब दिखाऊंगा, डोंट वरी, लिख के डिटेल में भी। सेकंड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बताऊं क्या होता है अभी। अगला है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनके अलावा जो बच गया, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लाइक आपने एम्प्लॉइज के लिए कोई लॉन्ग टर्म का प्रोविजन बनाया है ना, तो वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। देन आता है करेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पेड कर दी जाती है, सब पता है आपको, है ना, उसको क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी। जो विद इन 12 मंथ्स हम लोग पे कर देते हैं, जो 12 महीने के बाद पे होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या? आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई उधार लिया है ना, 12 महीने से कम के लिए कोई उधार लिया है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, भूलना मत, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। पेपर में पूछेगा, बताओ जरा बिल्स पेबल का मेन हेड सब हेड क्या है? तो जो बिल्स पेबल का सब हेड है वो है ट्रेड पेबल, मेन हेड जो है वो क्या है? करंट लायबिलिटी। उसी तरीके से अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपका क्या आ गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा, इवन ऐसी लायबिलिटी, ऐसे डिबेंचर्स, है ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मान लो आपने कोई डिबेंचर इशू किया था 5 साल पहले, ठीक है, और 5 साल की उसकी टर्म थी कि 5 साल बाद पैसा लौटाना है, तो अभी मान लो आपको नेक्स्ट ईयर ही पैसा लौटाना है, इसका विद इन 12 मंथ्स पैसा लौटाना है, तो वो करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, वो भी करंट लायबिलिटी के अंदर ही आएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे चल के, ये पॉइंट बहुत पूछा था पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया आपको। सो दीज आर द लायबिलिटी, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में इसी तरीके से आएंगी, इसी फॉर्मेट में आएगा। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है? देखो यार, दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, और एक होती है टैक्सेबल इनकम। एक्चुअली होता क्या है, जो कंपनी, जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। आप जो अकाउंटिंग इनकम करते हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, एक्ट्स को फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंटिंग इनकम करते हो। मतलब जो अकाउंटेंट होते हैं कंपनी के अंदर, वो अपने अकाउंटिंग इनकम निकालते हैं, जी इतना एक्सपेंस है, इतना इनकम है, अपने अकाउंटिंग इनकम निकाल ली। लेकिन कई बार इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि नहीं, आपने एक खर्चा झूठ दिखाया है, ये खर्चा नहीं मानते, ये खर्चा इतना दिखाना था, इससे आपने ज्यादा दिखा दिया, ये नहीं मानते, तो वो अपने हिसाब से एक टैक्सेबल इनकम निकालते हैं इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग।
और ये अकाउंटिंग इनकम है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस आ गया तो उसको क्लास बुक एंट्री के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, और ये दोनों जो डिफरेंस है वही बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट। सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है, ना इसका पेपर में सवाल पूछेगा कुछ भी, ना पेपर में इसके बारे में कुछ पूछेगा, बस ये बैलेंस शीट में कहां पे आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर, ये ध्यान रखना, इतना ही पूछता है पेपर में और कुछ नहीं, ना मीनिंग पूछेगा ना कुछ पूछेगा। इसलिए मैं बता देता हूं आपको, दो तरह की इनकम होती है, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम। कंपनी इस इनकम को कैलकुलेट करती है, लेकिन सरकार जब टैक्स लगाती है तो अपने हिसाब से वो टैक्सेबल इनकम निकालती है। अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है, ये करंट एसेट के अंदर बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ओके तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अकाउंटिंग इनकम अगर ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट दिखेगा। ठीक है, लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके मैं हटा रहा हूं इसको। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो भैया ये जो बन जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यही नेट होता है, यानी इन दोनों का माइनस करके जो आया नेट, अगर फेवरेबल आ गया तो भैया ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, माइनस में है तो डेफर्ड टैक्स एसेट। सो ये एक फॉर्मेट है, आपको पता होना चाहिए। चार ये भी पूछ सकते हैं आपको कि बताओ कौन कौन से मेजर हेड है, तो शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, देन करेंट लायबिलिटी, फिर उसके अंदर जो है सब हेड है। ओके नेक्स्ट है एसेट साइड। देखो एसेट साइड ये रहा, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दो ही मेन हेड है, दो ही मेजर हेड है, और ये सारे के सारे फिर आगे सब हेड। तो क्या क्या है इसके अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली चीज है पीपीई। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पहली चीज हो गई है ना, और फिर हो गई क्लास इंटेंजिबल एसेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, सारी चीजें आ जाती हैं जो टेंजिबल है। फिर इंटेंजिबल्स के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें इंटेंजिबल है। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी एसेट मान लो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, आधा अधूरा बना हुआ है, बिल्डिंग मशीनरी बन रहा है, मान लो बिल्डिंग बन रहा है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर इंटेंजिबल एसेट बन रहा है तो उसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। तो बिल्डिंग का मेन हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर मेन हेड है नॉन करेंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये सब हेड हो गया, ये हो गया मेन हेड। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल्स के अंदर आता है। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट। अगर अकाउंटिंग इनकम कम है तो आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, नॉन करेंट के अंदर ही आता है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस गिवन, ध्यान रखना ये लोन लिया नहीं है, ये लोन दिया है। और अदर नॉन करेंट एसेट, कुछ भी और बचता है जो कहीं नहीं आता वो अदर के अंदर आ जाएगा। फिर लिखते हैं करंट एसेट लाइक करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली। ठीक है, फिर आ गया जैसे मान लो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बेसिकली 90 डेज के लिए की जाती है उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है इन्वेंट्रीज, है ना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, चाहे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, लूज टूल्स हो। ठीक है, लूज टूल्स हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया, स्पेयर पार्ट, लूज टूल, ये सब किसके अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर। ध्यान रखना जो जो लिख दे रहा हूं वो बहुत ज्यादा पूछा गया है इसलिए, बाकी आगे चल के हेडिंग सब हेडिंग जब कराऊंगा ना एक एक चीज मैं दिखा दूंगा आपको। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल के अंदर आता था क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या बैंक बैलेंस सब इसके अंदर आता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया है, एसेट तभी तो ना जब दिया है, और लंबे समय के लिए दिया होता तो यहाँ आता लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, यहाँ शॉर्ट टर्म। और अदर करंट एसेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और अक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, तो ये ध्यान रखना। ये आ गया आपका बैलेंस शीट। तो इस तरीके से एक ही लाइन में पूरे पेज के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट आज की डेट में देखने को मिलता है। आप गूगल करो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, आपको फॉर्मेट जो दिखेगा वो इसी फॉर्मेट में दिखेगा, इसी तरीके से दिखेगा। और ये आपको आना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। देखो अभी आप क्लास 12th लेवल पे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना नहीं सकते। आप ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स करोगे, उसमें सेकेंड ईयर में जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तब जाके कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, आज से 2 साल बाद। बट हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे है, शकल कैसी है, फॉर्मेट कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। आपने 11th में P&L अकाउंट बना रखा होगा, डेबिट साइड सारे खर्चे दिखाते हो, क्रेडिट साइड सारी इनकम दिखाते हो, लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनेगा, अकाउंट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा। तो ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये सब बनाने के लिए नहीं आता, बस इनका फॉर्मेट पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये नहीं सोचना कि ये हमें बनाने के लिए देगा। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कुल मिला के आप समझ लो नेट सेल्स है। ये जो भी आपको सेल्स हुई है, जो भी आपके बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का नेचर है, उससे आपको जो पैसा मिला है। फिर है अदर इनकम, जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं पैसे कमाता हूँ, वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन मेरे बैंक में कुछ एफडीज है जिससे मुझे महीने का 8-10 हज़ार रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है, या साल का 8-10 हज़ार का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो मेरी क्या हो जाती है, अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल रेवेन्यू। फिर हम खर्चों की एक लिस्ट बनाएंगे, सारे के सारे खर्चे, क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस। अब टोटल रेवेन्यू ये रहा, थर्ड पॉइंट, टोटल एक्सपेंस ये रहा आपका टोटल वाला एक्सपेंस। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इनकम टैक्स घटा दोगे तो जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओ, सारे खर्चों को माइनस कर दो, आएगा टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दो तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स घटा दो तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने जो खरीदा है, स्टॉक्स आपने जो खरीदा है, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है। एम्प्लॉय के लिए जो भी कुछ खर्चा किया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह आपने पे किया है वो सारा का सारा। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल्स पे। गुडविल का अमोर्टाइजेशन होता है, जबकि बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन होता है। तो ये सारे खर्चे, ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, ये पता होना चाहिए। नोट्स अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके आपने कुछ इन्वेंट्री मेंटेन किया, आगे सेल किया, सेल करके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिल गए आपको, और उसको कन्वर्ट करके आपको फिर कैश मिल गया। ये जो पूरा साइकिल है, जिस दिन आपने कच्चा माल खरीदा उस दिन से लेकर जब उसको बना बनू के बेच दिया और आपको पैसे मिल गए हाथ में, ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल पहले खरीदते हो, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसको फिनिश गुड्स बनाते हो, फिर फिनिश गुड्स को इन्वेंट्री के रूप में होल्ड करते हो, तुरंत नहीं बेचते, होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, बेचने से डेटर और बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे जब डेटेंगे बेचेंगे तो ना, और फिर उनसे जो कैश मिल जाएगा पूरा का पूरा पीरियड, 3 महीना 2 महीना जो भी टाइम होता है, बिल्स रिसीवेबल का पैसा आ गया। तो ये जो पूरा साइकिल है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है कि कोई चीज करंट होगी या नॉन करंट होगी। और ऑपरेटिंग साइकिल जब गिवन नहीं होता तो हम ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की मानते हैं, ध्यान रखना। व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट गिवन वी अज्यूम ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का, 12 मंथ्स का। अब देखो ये रहा, क्लासिफाई द लायबिलिटीज, ये सारी लायबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल्स है, तो आपको बताना है कि ये नॉन करेंट लायबिलिटी है या करेंट लायबिलिटी है। ध्यान से अच्छे से मेरी बात समझना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है सवाल। कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो वो हमेशा करंट ही होगा, चाहे ये क्या पता कल को ये एसेट्स के लिए बोल दे कि ये जो ट्रेड यहाँ पे पेबल की जगह ट्रेड रिसीवेबल बोल दे और बोले कि बताओ ये कौन सा है, करंट असेट से या नॉन करंट असेट है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर कोई काम हो जाए तो वो हमेशा करंट है। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है, 11 मंथ्स का, और जो पेमेंट मिलेगी 8 मंथ्स की, तो ये करंट लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि 11 के अंदर अंदर है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है, 18 मंथ्स का, और जो पेमेंट है वो कितने महीने में होगी, 15 महीने के अंदर, तो 18 के अंदर अंदर है ना, तो ये क्या हो गया आपका करंट लायबिलिटी। अगर 18 होता तो भी ये करंट लायबिलिटी ही होता, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, जो पेमेंट होनी है 13 महीने में होनी है, तो भी क्या है, ये करंट लायबिलिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी इसकी 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो ये तो पेमेंट 13 महीने में हो रहा है तो भी आपने इसे करंट लायबिलिटी लिख दिया। पेमेंट यहाँ 15 मंथ्स में हो रहा है तो भी आपने इसे करंट लायबिलिटी लिख दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। जब ये बात तब है, मैं कहता ना कोई भी पेमेंट 12 महीने के अंदर हो रही है तो वो करंट लायबिलिटी, ये बात तब है जब ये गिवन ना हो, और ये गिवन नहीं हो तो इसको हम 12 मानते हैं।
इसीलिए वो हम लोग करंट मानते हैं। तो अब हम इसको करंट मानते हैं, इसको नॉन करंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे गिवन है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है और पेमेंट 15 महीने के अंदर मिल जा रही है तो ये करंट लायबिलिटी ही माना जाएगा। यही तो सीखना है इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर कोई चीज है तो करंट है, हो गई वो भी दिमाग में सेट कर लो। हाँ सर समझ आ गया। जैसे अगर पूछूं ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है, पेमेंट 19 मंथ्स में हो रही है, तो अंदर अंदर है ना, तो ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अब अगर जो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है पेमेंट पीरियड, तो देखना है क्या वो 12 से भी ज्यादा है। अगर वो 12 से भी ज्यादा है फिर तो भैया वो नॉन करंट है। लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है पर 12 से ज्यादा नहीं है तो वो करंट है। जैसे ये 10 से बाहर है, हाँ, पर आपको फिर दूसरी चीज चेक करनी पड़ी कि ये 12 से भी बाहर है, नहीं 12 के अंदर अंदर है, फिर क्या हो गया, ये करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, पेमेंट होगी 15, तो ये 10 से बाहर है, हाँ, पर आपको फिर दोबारा चेक करना है क्या ये 12 से भी बाहर है, हाँ 12 से बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 18 है, पेमेंट पीरियड 24 है, तो क्या 18 से ऊपर है, हाँ ऊपर है, क्या ये 12 से भी ऊपर है, हाँ 12 से भी ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। यानी जो जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है, उसमें तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला जाए, तो आपको चेक करना है कि 12 से ही बाहर चला गया। अगर 12 से बाहर चला गया तो नॉन करंट है, अदरवाइज करंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 16 मंथ्स का है और जो पेमेंट है वो 18 मंथ्स का है, तो आपको चेक करना है कि ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, हाँ बाहर है, क्या ये 12 से भी बाहर है, हाँ 12 से ही बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। तो आपसे एक पूछता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऑपरेटिंग साइकिल है 24 मंथ्स का और जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 20 मंथ्स के अंदर, ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये आपका करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, लेकिन हाँ 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो जब कोई नहीं कर पाएगा, लोग छुड़वा देते हैं इसको, तब मेरा स्टूडेंट जो है वो कर लेगा इसको, क्योंकि वो पढ़ के गया हुआ है, वहीं आप सबसे 1 नंबर आगे निकल जाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी कमियां होती हैं। सबसे पहली बात हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी पुराने रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं, भैया लोग आगे का जानना चाहते हैं, कंपनी आगे क्या रिटर्न देगी, हम हमेशा पिछला बताते चले जाते हैं, तो सारी चीज़ें क्लास पुरानी रिकॉर्ड की जाती है। कोई बिल्डिंग अगर 1990 में खरीदी थी तो उसी वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है ना, मतलब उसको हम लोग उसी पे रिकॉर्ड करते आ रहे हैं जो पुरानी वैल्यू है, जबकि आज वैल्यू करोड़ों में है लेकिन तब कम थी, वही रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे एस्टिमेट्स ले जाते हैं, लाइक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, आपने पढ़ा भी होगा डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड में, कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो लाइफ ऑफ एसेट अंदाजा लगाते हैं जो कि एक्चुअल नहीं है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की भी अलग अलग मेथड होते हैं, कौन सा मेथड लगाएं, तो बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अजम्पशंस जो चीज़ पे ली जाती है वो एक्यूरेट नहीं होता। इट लीड टू विंडो ड्रेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेगेटिव चीज़ों को छुपाने के लिए कंपनी ना विंडो ड्रेसिंग करती ताकि नेगेटिव चीज़ें जनता के पास ना पहुंचे। कोई भी अपने बारे में गलत क्यों बताएगा कि हमें लॉस हुआ है, कोई भी टीचर ये क्यों बताएगा मेरे यहाँ से इतने बच्चे फेल हो गए, वो तो हमेशा सिर्फ बताएगा इतने बच्चे पास हुए हैं, फेल वाला कोई बताता नहीं है, कोई विंडो ड्रेसिंग है वो। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर, क्वालिटेटिव वाली चीज़ों को नहीं लेते क्योंकि उनकी मनी वैल्यू नहीं होती, उन चीज़ों को लिया जाता है जिनकी मनी वैल्यू हो। आपके एम्प्लॉय ईमानदार हैं, आप कॉम्पिटिटिव हो, आप टाइम पे डिलीवरी काम करते हो, लेकिन भैया वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। एम्प्लॉयज़ को इसीलिए एसेट में दिखाया नहीं जाता क्योंकि उनकी वैल्यू को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ क्वान्टिटेटिव एलिमेंट्स को दिखाते हैं जिनकी वैल्यू मनी में रिकॉर्ड की जाती है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, भाई सन 2010 में मनी की वैल्यू अलग थी, 2024 में मनी की वैल्यू अलग है, तो ये जो प्राइस लेवल चेंजेस है उसको इग्नोर किया जाता है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम बनाते हैं ना, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ प्रोविजंस आते हैं, कुछ रिजर्व्स आते हैं, और इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, मे बी आपको थ्योरेटिकली पूछ ले जाए। तो प्रोविजंस होते क्या है, प्रोविजंस बेसिकली वो लायबिलिटी है, वो डिमिनिशन है वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ इज एन एस्टिमेटेड लॉस, कि हम सोचते हैं यार इतना लॉस तो होगा, प्रोविजन बना लेते हैं पहले से। जैसे मैंने किसी को उधार दिया और मुझे न्यूज आ रही है कि भैया वो दिवाला हो गया, तो मैं मान लूंगा भैया इतना मेरा लॉस है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। वो दिवाला हो गया कहां से देगा। रिजर्व क्या होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, क्योंकि रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से साइड में रख के एक अमाउंट को रख दिया जाता है। मुनाफा कमाया 100 रुपए तो 20 रुपए गुल्लक में डाल दिया, उसको रिजर्व बोलते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स
होल्डर्स का ही पैसा है। शेयर होल्डर्स ही तो कंपनी के मालिक होते हैं, तो जो रिजर्व है वो भी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। पर्पस, प्रोविजन बनाया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डेप्रिसिएशन, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमें पता है डेप्रिसिएशन लगेगा, असेट्स के रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चा होगा, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं पहले से कि हाँ इतना खर्चा होगा। प्रोविजंस बनाया जाता है डेटर्स के लिए, एसेट्स के लिए। लेकिन रिजर्व जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जा सकता है, लाइक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। और कई बार क्या होता है, आमतौर खाली रिजर्व भी होता है, जनरल रिजर्व, किसी भी काम से इस पैसे को यूज कर लेंगे या किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज करेंगे, दोनों तरीके से होता है। लेकिन ये एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है, या किसी को उधार दिया तो हमें लग रहा है डूब सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजंस बना लेते हैं। प्रोविजन जो है ना वो एक्सपेंस है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब हम खर्चे लिखते हैं ना कि ये खर्चा बाहर वालों को देना है, तो ये खर्चा प्रोविजन का भी मान लेते हैं, जिससे प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। लेकिन रिजर्व जो है ना वो नेट प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट में से बनता है, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट होगा तभी ये होगा, लेकिन ये तो खर्चा मान लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हम मानेंगे ये खर्चा है। तो ये एक्सपेंस में आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, जबकि ये बैलेंस शीट के अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। आपने पढ़ा भी था ना, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर, तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड हेडिंग के अंदर। प्रोविजंस आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म, ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और रिजर्व जो है वो सेपरेट आइटम है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर। आप स्मॉल सिंप्लीफाइड छोटा करके भी लिख सकते हो। प्रोविजंस का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप रिजर्व का पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो वो रिजर्व फंड के नाम से बैलेंस शीट में दिख जाता है, राइट। लीगल रिक्वायरमेंट, देखो कई बच्चे बोलते हैं सर फंड और रिजर्व एक ही चीज है। देखो फंड का मतलब वो पैसा कहीं और लगा दिया है, रखा हुआ नहीं है घर पे, गुल्लक में डाला पैसा, लेकिन मैंने गुल्लक में डाला, मैंने उसको शेयर्स में लगा दिए, तो वो फंड बन गया, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजंस मेड कंप्लाई विद द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग का एक्रूअल कॉन्सेप्ट है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे प्रोविजन बनता है। लेकिन रिजर्व जो है ना वो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, आपको जोड़ के रखते हो पैसा ताकि फ्यूचर में रिस्क को कम किया जा सके, इसीलिए ये फाइनेंशियल प्रूडेंस है। जबकि ये प्रूडेंस है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, इन सब बेसिस पे प्रोविजंस को बनाया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। कंपनी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको यूज कौन करता है, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं कंपनी के अंदर के लोग, इंटरनल यूजर, कंपनी के बाहर के लोग, एक्सटर्नल यूजर। तो कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है, P&L बनाती है, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, कैश फ्लो बनाती है, नोट्स अकाउंट्स बनाती है, वो किस किस के लिए बनाती है, कौन कौन पार्टीज है जो इंटरेस्टेड है उसमें। तो ये सारी पार्टीज हैं, जिसमें से कंपनी का मैनेजमेंट और ओनर ना इंटरनल यूजर कहा जाता है। मैनेजमेंट मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, भाई कंपनी कितना कमाती है, कितना लॉस है, किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ताकि बहुत सारे उनको मैनेजरल डिसीजंस लेने होते हैं। उस मैनेजरल डिसीजंस लेने के लिए कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ता है। अब टाटा ग्रुप इतना बड़ा, एयरलाइंस इतना बड़ा, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो कंपनी के बारे में पता कैसे चलता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं ताकि मैनेजरल डिसीजन ले सके। ओनर तो जानेगा ही, ओनर तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, कितना मुनाफा कमाया, कितना लॉस हुआ, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसको ओनर को उसी से पता चलता है। अगला है शेयर होल्डर्स कि भाई उनको शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी अच्छा कर रही है तो उनको भी क्या मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो जो शेयर होल्डर्स फंड है, कंपनीज के एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉयज जो अच्छे अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो भी देखते हैं यार कंपनी का क्या है, क्या नहीं, ग्रो कर रही नहीं कर रही, हमारा जो लेजिटिमेट शेयर है, हमारा बोनस, PF, जो भी हमें मिलना होता है वो सारा मिलेगा नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटी, इनको टैक्स लगाना होता है, तो ये कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे ही करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, तभी तो बचेगा प्रॉफिट कितना है, तभी तो उस प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। जो हमें उधार देंगे क्रेडिटर्स और बैंकर, वो हमारे बारे में जानेंगे, किससे जानेंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंपनी के इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा दिया, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग हैं जो पैसा लगाने वाले हैं। तो लगा दिया जिन्होंने पैसा, वो भी जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें या तोड़ दें, और जो लगाने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं लगाएं या ना लगाएं कंपनी में पैसा। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, जो बताते रहते हैं इस कंपनी में पैसा लगाओ, इस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तो वो कैसे बता देते हैं, ये सब कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं तभी तो लगाते हैं, बताते हैं कि कंपनी अच्छा है, इसमें आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, इस कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, इस कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और पब्लिक और रिसर्चर, जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के ऊपर रिसर्च कर लिया, तो कोई भी आप तरक्की करोगे ना, लोग आपके ऊपर रिसर्च करने लग जाएंगे, तो आपकी कंपनी अच्छी है तो आपके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। सब इंटरनेट पे मिल जाता है, फाइनेंशियल किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, P&L सब इंटरनेट से मिल जाएगा, लोग निकाल के आपके बारे में रिसर्च करते हैं कि आप क्या
क्या कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे, कुछ घोटाला तो नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। और लास्ट है पब्लिक, आप और मैं, हम भी किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं आमतौर पे, तो हम लोग उनकी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, हम भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है तो आप कंपनी की बैलेंस शीट इंटरनेट से निकाल लेते हो, गूगल से निकाल लेते हो ना, सर्च करके इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। तो आप भी तो यूज कर रहे हो कंपनी की बैलेंस शीट को, तो आप भी कौन हो, यूजर्स हो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपनी। सो दीज आर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर को एंड करेंगे और हेडिंग सब हेडिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।